हाँ जी, शुरू करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हमारी एमसीक्यू की, जो कि मिक्स क्वेश्चन है इसमें सारे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और इसमें कौन से इंडिकेटर हैं जो यूज होते हैं, तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन वो रिपीट करते ही करते हैं, ठीक है। तो अब तो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आपको पता आने लग गए हैं, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं आपको जब थ्योरी करवाऊंगी ना, आप थ्योरी में कर लेना, मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको करवाऊंगी कि किस टाइप से अब क्वेश्चन में आता है, ठीक है। पहले तो वो नॉर्मली पूछ लेता था कि इंडिकेटर बताओ, अब भी चलो वो पूछ लेगा बेसिक से कि इंडिकेटर बताओ। तो ये 3 इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सही हैं इसके। ऑल ऑफ लिटरेसी भी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होता है और इनफैक्ट मोरियलिटी भी होता है, ठीक है। बट अब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, इनके वैल्यूज़ देके वो फिर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो हम लोग जब थ्योरी करेंगे ना, तो इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो थ्योरी है वो मैंने करवा दी है, बैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। जीडीपी के लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना वहाँ से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का मेन जो टारगेट था वो क्या था, स्टेडी ग्रोथ था, मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ या मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और उनका और दूसरा टारगेट क्या था, राइजिंग पर कैपिटा इंक्रीज करना, पर कैपिटा आउटपुट इंक्रीज करना, या फिर ग्रोथ इंक्रीज करना, या फिर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। तो आई होप आपने गेस लगा लिया होगा। तो राइजिंग पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना इनका टारगेट था। और सेकेंडली जो इनका टारगेट था, या फर्स्ट जो टारगेट था वो क्या था, स्टेडी ग्रोथ को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे भी स्टेडी गिवन है, बट यहाँ पे ऑप्शन लास्ट वाला गलत हो गया ना, राइजिंग पर आउटपुट नहीं, पर कैपिटा इंक्रीज करने का इनका जो मेन टारगेट था। क्लियर। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द मॉडल प्रेजेंट डब्ल्यू अर्थर लुइस। अर्थर लुइस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको करवाया है। तो आप बताइए कि उसको, उस मॉडल को क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, सबसंटांस लेबर, मार्जिनल लेबर, या फिर इफेक्टिव सप्लाई ऑफ सबसंटांस लेबर, क्या बोला जाता है इसके डब्ल्यू अर्थर लुइस के मॉडल को क्या बोला जाता है। तो डब्ल्यू अर्थर लुइस ने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर अपना व्यूज़ दिया था कि जो भी अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की, मतलब जितने पर्सन काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो तो है ही है, उसके अलावा जो बच जाते हैं ना बाकी, अनलिमिटेड सप्लाई है, उनको आप क्या करोगे, आप उनको इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट कर दो, मतलब माइग्रेट कर दो। तो ये था इनका जो मॉडल के, काफ़ी अच्छा मॉडल है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आप याद रखना, अर्थर लुइस का जो मॉडल है उसे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालना, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी निकालना, मेज़र करना, ठीक है। तो पॉवर्टी को मेज़र करने के इंडिकेट बहुत सारे हैं, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पता है कि पॉवर्टी को इंडिकेट करने के, जैसे आपने पॉवर्टी गैप रेशो सुना है, ठीक है, पॉवर्टी गैप रेशो सुना होगा, पीजीआर, या फिर स्केयर गैप रेशो आपने सुना होगा, और एक हेड काउंट रेशो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिकेटर बने हुए हैं, एक सीपीआई बना हुआ है, एक डब्ल्यूपीआई बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन। और पिछली बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आया था, हेड काउंट रेशो निकालनी थी, पॉवर्टी गैप रेशो निकालना था, स्केयर पॉवर्टी गैप रेशो निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आया था। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, पिछले ईयर्स की बात करें तो ये था कि थ्योरी में से एग्ज़ाम आ जाता था, थ्योरी पूछ लेते थे, या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लेते थे, या फिर वो ईयर पूछ लेते थे, या फिर थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते थे। मतलब कि ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम था वो थ्योरी बेस पे था, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल फॉर्म थी वो सिर्फ 10% हम बात करें, 10% न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन पेपर आता था। बट आज का जो रूल है, जो अब जो रूल है एनटीए का, अगर उसकी बात करें तो नियर अबाउट 25% प्लस ही हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म एग्ज़ाम बनता है, ठीक है। वो सिंपल थ्योरी नहीं पूछते, वो सिंपल थ्योरी को भी इस तरह से घुमा के पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात
तो बताने वाली है वो क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ना, आपको जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ वो मैं आपको उसी वे से करवा रही हूँ, मैथमेटिक वे से करवा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डिमांड के बारे में करवा दिया, सप्लाई के बारे में करवा दिया, इलास्टिसिटी के बारे में करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कार्डिनल करवा दिया, तो ये मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में करवा दिया, ठीक है। और अब मैं ऑर्डिनल आपको करवाऊंगी तो वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में करवाऊंगी कि जिस तरह से आपको क्वेश्चन पुट होते हैं, क्लियर। तो रिलेटिव जो पॉवर्टी है उसमें हम लोग क्या मेज़र करते हैं, उसमें जो मेज़र करने का पार्ट है, जो हम लोग मेज़र करते हैं वो क्या मेज़र करते हैं, इनकम अनइक्वालिटी देखते हैं उसमें, ठीक है। मतलब कि कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव का मतलब कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, डाटा निकालते हैं और देखते हैं कि इनकम की जो क्वालिटी है, मतलब अनइक्वालिटी है, मतलब किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो वो हम रिलेटिव पॉवर्टी में मेज़र करते हैं, क्लियर, इस तरह से। उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास, कहते कि रोस्टोरोडान बिग पुश थ्योरी है, ये भी मैंने आपको करवा दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये वाली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं लिंक भी दे दूँगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो सुन लेना, ठीक है। रोस्टोरोडान वाली थ्योरी इंडिविजिबिलिटीज़ इज़ आर, इंडिविजिबिलिटी कौन कौन सी पाई जाती है बिग पुश थ्योरी में। बिग पुश थ्योरी में जो है, एक तो रोडान का जो अलग से मॉडल है, आपको पता है ना 5 स्टेज उसने दिए, वो भी मैंने करवा दिया। एक बिग पुश थ्योरी है, ठीक है, वो भी रोडान ने दिया है। तो बिग पुश थ्योरी भी बड़ी अच्छी थ्योरी है, बैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश और अनबैलेंस्ड, ये जीडीपी की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से वो ज़्यादा घुमाते नहीं है, वो नॉर्मली थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। बट आपने वो थ्योरी अच्छे से करनी है ताकि कोई भी आप अपना जो क्वेश्चन है वो पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो बिग पुश थ्योरी में कौन सी इंडिविजिबिलिटीज़ है, याद करो, प्रोडक्शन फंक्शन की इंडिविजिबिलिटी, डिमांड में इंडिविजिबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग, इंडिविजिबिलिटी इन आना था यहाँ पे, इन द प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन तीनों में से कौन सी है भाई इंडिविजिबिलिटी, तो मैंने आपको करवाया था, तीनों की तीनों इंडिविजिबिलिटी होती है, प्रोडक्शन में भी, डिमांड में भी और सप्लाई में भी इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है। इसलिए जो था ना इन्वेस्टमेंट करने का, वे इन्होंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ, मतलब बिग पुश, एकदम से धक्का लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और काम चल जाएगा, नहीं। इतना बिग पुश मतलब कि कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है जो प्रोडक्शन के लिए, डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ इनमें इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है। तो आप वो थ्योरी सुन लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप जो है डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्लियर। और कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चैनल पर लिंक गिवन है इकोनॉमिक्स हब, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है हमारे पास, हु गिव सेलिंग कोस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलिंग कोस्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, स्टैगलबर्ग ने, बमोल ने या फिर चैम्बरलिन ने। तो आपने यहाँ पे भी गैस लगा लिया होगा, क्योंकि ये इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है उसका है ये सेलिंग कोस्ट वाला मॉडल, और उस जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो किसने दिया था, चैम्बरलिन ने दिया था। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 4th बिल्कुल राइट है, चैम्बरलिन, क्लियर। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर मनी डिमांड। स्क्वायर रूट फार्मूला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। मनी जो डिमांड है, एक तो आपको पता है केन्स ने मनी डिमांड के बारे में बताया था, उसने 3 मोटिव बताए थे मनी ऑफ डिमांड के। टोबिन का भी डिमांड फॉर मनी दिया हुआ है और बमोल का भी दिया हुआ है। जो टोबिन बमोल है, इन्होंने जो था फर्दर केंजियन का जो मॉडल था उसको मॉडिफाई करके बहुत अच्छा मॉडल दिया था टोबिन ने और क्यू ने, बमोल ने। तो इन्होंने स्क्वायर फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो क्या होगा, जेम्स, टोबिन एंड बमोल, मतलब कि 2 and 3rd किस में है, सी में। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के, अकॉर्डिंग टू केंज इंटरेस्ट इज पेड फॉर। इंटरेस्ट हमें क्यों मिलता है, पार्टिंग लिक्विडिटी के लिए, होल्डिंग मनी के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, या फिर होल्डिंग मनी एज एन एसेट, या फिर होल्डिंग मनी टू टाइड अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो
किस लिए हमें मतलब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो केंज का जो मेन इन्होंने बोला था कि हम लोग लिक्विडिटी का त्याग करते हैं। लिक्विडिटी का त्याग करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी की फॉर्म को छोड़ देते हैं। हम उसे क्या करते हैं आगे जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है, उसे लेने के लिए हम लिक्विडिटी अपने हाथ में नहीं रखते, हम उसे जो है आगे दे देते हैं। तो ये क्या है, केंज का व्यूज क्या था, इंटरेस्ट क्या है, पार्टिंग लिक्विडिटी है, मतलब कि लिक्विडिटी को त्याग करने का एक हमें रिवार्ड मिलता है। क्लियर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये भी आपने सुना होगा, ये सिंपल भी है, काफ़ी सिंपल है और यहाँ से क्वेश्चन आया था विशियस सर्कल का। वो आपसे पूछ रहे थे कि इनकम 4 ऑप्शन बनाए हुए थे उन्होंने कि इनकम डाउन होने से जो है डिमांड डाउन हो जाती है, इस तरह से वो आपको पता है ना सर्कल बनता है प्रॉपरली। तो उन्होंने 4 ऑप्शन पुट किए थे और पूछा था कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। तो ये मैंने बिग पुश थ्योरी और वो बैलेंस अनबैलेंस थ्योरी है ना, वहाँ पे मैंने ये वाला करवाया हुआ है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बैलेंस थ्योरी में। तो आप वहाँ से कर लेना, बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैंने आपको करवा रखे हैं वहाँ पे। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पॉइंट इंटर रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इनकम के अंदर रिलेशनशिप बताता है, या फिर इनकम एंड पॉपुलेशन के बीच में, या फिर इन्फ्लेशन एंड हाई कंजम्पशन के बीच में, या सरप्लस लेबर और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो सरप्लस लेबर की बात नहीं करता, तो 4th तो वैसे ही कट हो गया। इन्फ्लेशन की भी वो कोई बात नहीं करता, तो ये भी कट हो गया हमारे पास। अब इन दोनों में हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट होगा। क्लियर। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट होगा, बिकॉज ऑफ इनकम और पॉपुलेशन में वो नहीं बताता, वो प्रोडक्टिविटी और इनकम में बताता है, इंटर रिलेशन होता है। मतलब कि इनकम कम होने से जो है डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है, और इन्वेस्टमेंट कम होने से आपको पता है प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए जो सर्कल है वो चलता रहता है। क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारे पास बर्डन ऑफ टैक्स। जो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन कमोडिटी कैन बी शिफ्टेड टोटली जो टैक्स है वो हम कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट हो सकता है, बट उसमें आपको ये बताना है इलास्टिसिटी क्या होगी। इलास्टिसिटी है, जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या फिर लेस देन 1 हो सकती है, या फिर इक्वल टू 1 होती है, या फिर इक्वल टू 0 होती है, या फिर वो 1 के बराबर होती है। मतलब ये 4 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो याद कीजिए अगर इलास्टिसिटी क्या होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स का जो भार है, जो बर्डन है, वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये छोटी सी कॉमन नॉलेज की बात है, और मैंने इलास्टिसिटी में और बाकी जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी मैं आपको समझाती रहती हूँ कि इलास्टिसिटी का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, जो इलास्टिसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0 के बराबर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो है टोटली का मतलब प्रॉपरली सारा का सारा टैक्स आगे शिफ्ट कर देना, मतलब कि डिमांड में कोई भी मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सपोज कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लग गया, वो टैक्स जो है प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया उसने, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब कंज्यूमर की जो डिमांड है वो अनइलास्टिक होनी चाहिए। क्लियर। जो कंज्यूमर की डिमांड है वो अनइलास्टिक होनी चाहिए, तभी वो प्राइस इंक्रीज कर सकता है ना। अगर मान के चलिए थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करने पे अगर उसकी डिमांड डाउन चली गई तो ठीक है, मतलब प्राइस को इंक्रीज कर दिया बट डिमांड फिर डाउन चली जाएगी, क्या फ़ायदा इसका। तो यही है कि प्राइस इंक्रीज करने से फिर डिमांड डाउन जाएगी। तो इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, अनइलास्टिक होनी चाहिए, मतलब कि इलास्टिसिटी है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। जब 0 के बराबर होगी तब भी जो है प्रोड्यूसर है सारा का सारा टैक्स है कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर सकता है, और जब टैक्स इम्पोज किया जाता है तो प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो आप याद रखना जो इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पे क्या होती है, इक्वल टू 0। जब टोटली लिखा हो सारा का सारा टैक्स अगर हमने कंज्यूमर के ऊपर डालना है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये भी बड़ा अच्छा
और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल अब कैसे बनता है वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देंगे। इलास्टिसिटी नीचे ऑप्शन देंगे, ऊपर वो टेक्स्ट दे देंगे, और जिस तरह से भी वो क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस में इलास्टिसिटी कम है और कहाँ पे इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से कंज्यूमर के ऊपर जो है टैक्स वो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन, और मैंने इसकी आंसर की भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।